हंटर संग जिनवू फ्यूनरल पर पहुंच गए। एक स्लीक ब्लैक सूट में उसकी प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। रिपोर्टर जल्दी से मोमेंट कैप्चर करने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि यह सेरेमनी उन हंटर्स की इज्जत में रखी गई थी जो ज्यू आइलैंड रेड के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। एक ऐसी मिशन जो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये जिनवू की पहली ऑफिशियल मिशन थी जब से उसे दोबारा इवेलुएट करके एस रैंक हंटर डिक्लेयर किया गया था, जो उसका पब्लिक डेब्यू भी था। पूरी दुनिया ने हैरानी से देखा जब उसने अकेले फॉर्मिडल एंड किंग को हरा दिया, जबकि उसकी समन्ड आर्मी उनके एंडलेस स्वार्म से लड़ रही थी। मिशन की सफलता जल्दी ही एक नेशनल सेंसेशन बन गई और इंटरनेट पर हर जगह इसके हर एक डिटेल पर डिस्कशन होने लगे। संग जिनवू का नाम सबकी जुबान पर था। लोग उसकी अनमैच पावर और एबिलिटीज की तारीफ कर रहे थे, लेकिन हर किसी का ध्यान पॉजिटिव नहीं था। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि अगर जिनवू पहले ही रेड ज्वाइन कर लेता तो शायद ज्यादा जान बच सकती, जबकि कई लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उन हंटर्स की ट्रैजिक मौत का दुख अब भी हर कन्वर्सेशन पर एक छाया की तरह था। भीगे आसमान के नीचे जिनवू मेमोरियल के सामने खड़ा था। उसका चेहरा एक गंभीर शौक से भरा था। जब उसने उन गिरे हुए हंटर्स को अपनी श्रद्धांजलि दी, हवा गम से भरी हुई थी और सफेद फूल जो मेमोरियल पर रखे गए थे उन लोगों की हिम्मत और बलिदान का एक गहरा यादगार सबूत थे जो ज्यू आइलैंड पर शहीद हो गए थे। मेमोरियल के आसपास शोक मनाने वाले भरे पड़े थे। उनके चेहरे उदासी से भरे हुए थे जब वे मरने वालों की याद में इकट्ठित हुए। बेंग यून हो, जो अपनी करीबी दोस्त मिन बोंगू की मौत से बहुत दुखी था, धीरे से जिनवू के पास आया। बेक हमेशा की मानता था कि एक इंसान अकेला कोई जंग नहीं जीत सकता, लेकिन जब उसने ज्यू आइलैंड रेड देखी और जिनवू को अकेला पूरे बैटलफील्ड पलटते हुए देखा तो उसकी सोच हिल गई। ट्रैजिक लॉसेस के बावजूद बेक ने माना कि संग जिनवू ने ज्यू आइलैंड के उस डरावने सपने को समाप्त किया जो किसी और के बस की बात नहीं थी। टोटल 481 हंटर्स और 727 अवेकंड सिविलियंस ने पांचवी ज्यू आइलैंड रेड में हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और विक्ट्री जितनी बड़ी थी उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी थी। मौत का आंकड़ा बहुत ही भयानक था। 64 अवेकंड बींग्स और 32 सिविलियंस इस बैटलफील्ड में मारे जा चुके थे। लेकिन इस फाइनल रेड में पहली एक 4 मिशंस के मुकाबले सबसे कम कैजुअलिटीज थी। एक छोटी सी जीत जो बड़े गम के बीच में मायने रखती थी। बाद में संग जिनवू ने हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो कुन ही से एक प्राइवेट मीटिंग की। जल्दी ही उनकी बात जिनवू के अपने खुद के गिल्ड बनाने की प्लान पर आ गई। एक एस रैंक हंटर होने के नाते जिनवू को एक गिल्ड मास्टर का लाइसेंस लेने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट गो ने बताया कि बस एक फोन कॉल करने की देर है और एसोसिएशन बाकी सब मैनेज कर देगी। जिनवू ने इस बात पर सोचा कि क्या अपनी खुद की गिल्ड बनाना और अपने एस रैंक स्टेटस का पूरा फायदा उठाना सही डिसीजन होगा। बातों के दौरान प्रेसिडेंट गो ने एक अजीब इंसिडेंट का जिक्र किया जो ज्यू आइलैंड पर हुआ था। जब सोल्जर्स और हंटर्स वहां क्लीन अप और एसेंस स्टोन्स इकट्ठा करने गए तो एक अजीब हादसा हो गया। सभी लोग बिना किसी वजह के बेहोश हो गए। इसमें ए रैंक और बी रैंक हंटर्स भी शामिल थे, इंक्लूडिंग नाइट्स गिल्ड के मेंबर। लेकिन किसी को याद नहीं था उनके बेहोश होने का पहले क्या हुआ। प्रेसिडेंट गो ने अंदेशा लगाया कि शायद जिनवू ने कोई मैजिक बैरियर का कुछ और छोड़ दिया है जो इस इंसिडेंट के कारण हो सकता है, लेकिन जिनवू भी इससे सुनकर हैरान था। उसने साफ साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रेसिडेंट गो ने उसकी बात मान ली, लेकिन यह मिस्ट्री फिर भी अनसॉल्व रही। कोई याद नहीं, कोई एविडेंस नहीं और कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये एक मैजिक स्पेल था या कुछ और फोर्स का असर। जिनवू को लगा शायद ये एंड्स का छोड़ा हुआ कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन एक अनसॉल्व पहेली बन चुका था। तभी उनकी कन्वर्सेशन एक एम्प्लॉय के आने से रुक गई जो प्रेसिडेंट गो को इन्फॉर्म कर रहा था कि एक गेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ चुका है। प्रेसिडेंट गो ने जिनवू से माफी मांगी
और अपनी मीटिंग वाइंड अप की और उसे कहा समय देने के लिए धन्यवाद दिए। जिनवू ने सर हिला दिया, समझ गया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जिनवू एसोसिएशन बिल्डिंग से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो वो अपने नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने का सोचा, एक आवाज पीछे से आई जो उसके कदम रोकने पर मजबूर कर गई। जिनवू ने मुड़कर देखा, एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी ने अपना परिचय दिया, एडम वाइट, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का एक सीनियर ऑफिशियल था। जिनवू हैरान हो गया क्योंकि उसका पहला कभी एफबीएच से कोई संपर्क नहीं हुआ था। एडम ने बताया कि जिनवू को ट्रैक करना कितना मुश्किल था और ये तक मेंशन किया कि वो पहले जिनवू के ऑफिस भी गया था। ये सुनकर जिनवू को जिन्हों की बात याद आ गई जिसमें उसने बताया था कि कोई एडम नाम का आदमी एक विजिटिंग कार्ड छोड़कर गया था। जिनवू क्यूरियस हो गया और पूछा कि एफबीएच उससे क्या बात करना चाहता है। एडम ने कहा कि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी और कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। एफबीएच को लेकर जिनवू स्केप्टिकल था, सोच रहा था कि वो इतनी वैल्यूएबल जानकारी उसे क्यों देना चाहेंगे। एडम ने समझाया कि ब्यूरो का स्पेशल इंडिविजुअल जैसे जिनवू में वेस्टेड इंटरेस्ट है। जेजू आइलैंड रेड ने ब्यूरो के डेप्टी डायरेक्टर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था, जिस वजह से उन्होंने जिनवू से एक पर्सनल मीटिंग की मांग की थी। एडम ने एक पास खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया और जिनवू को डेप्टी डायरेक्टर से मिलने का इनविटेशन दिया। जिनवू ने सोचा कि क्या सच में एडम जो कह रहा है वो महत्वपूर्ण था। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसने ब्यूरो की इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पर शक जताए और कहा कि वो इस बारे में सोचकर बाद में जवाब देगा। जाने से पहले एडम ने एक ऐसी चीज कही जो जिनवू को क्यूरियोसिटी बढ़ा गई, एक टर्म जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, अपग्रेडर। एडम ने समझाया कि अपग्रेडर एक ऐसा जागरूक इंसान होता है जो किसी और अवेकन बीइंग की ताकत बढ़ाने की क्षमता रखता है। ये सुनकर जिनवू का ध्यान तुरंत उस तरफ से चला गया और थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वो इनकी बात सुनेगा। वो एडम की गाड़ी में बैठ गया और वो दोनों डेप्टी डायरेक्टर से मिलने निकल पड़े। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, एडम ने घोषणा की कि वो लोग पहुंच गए हैं। अंदर जाने पर उनका स्वागत किया गया माइकल कॉनर द्वारा, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डेप्टी डायरेक्टर थे। कॉनर ने बिना वक्त गवाए अपने परिचय दिया और जिनवू के सामने एक डॉक्यूमेंट का स्टैक रखा, इमिग्रेशन पेपर्स। ये सब देखकर जिनवू को महसूस हुआ कि यह मीटिंग उसकी फ्यूचर डीलिंग्स का रुख बदल सकती है। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि अगर जिनवू स्वीकार कर ले तो उसे बिना किसी देरी तुरंत अमेरिकन सिटीजनशिप मिल सकती है, जो नॉर्मल तौर पर कई सालों में प्रोसेस होती है। लेकिन जिनवू को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ अपग्रेडर वाली इंफॉर्मेशन पर था। उसने सीधा सवाल किया कि क्या किसी जागरूक इंसान की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। कॉनर ने कंफर्म किया कि ऐसा संभव है और एक जांच भरी मुस्कुराहट के साथ उसने किसी को अंदर बुलाने को कहा। एक मध्यम उम्र की महिला अंदर आई, जो इंट्रोड्यूस की गई एज नॉर्मा सेलनर, दुनिया की एकमात्र इंसान जो अवेकन बीइंग की एबिलिटीज बढ़ा सकती थी। जिनवू को तुरंत एहसास हुआ कि यह महिला किसी नॉर्मल अवेकन बीइंग से अलग है। मिस सेलनर ने जिनवू की आंखों में जो शक था उसे महसूस कर लिया और शांति से अपनी शक्तियों के बारे में समझाने लगी। उसने कहा कि लोग पहले उस पर शक करते थे, लेकिन जब एक बार वो उनकी शक्ति का अनुभव करते थे तो उनको विश्वास बन जाता था। उसने बताया कि हर अवेकन बीइंग की एक प्राथमिक सीमा होती है और बिना सेकंड अवेकनिंग के वो अपनी सीमा को पार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी पावर इन जागरूक इंसानों को उनकी सीमा तोड़ने में एक मौका देती थी, एक प्रोसेस जो 3 स्टेजेस में होती थी। कॉनर ने उसके शब्दों की पुष्टि की और बताया कि मिस सेलनर की शक्ति एक लंबी रिकवरी पीरियड मांगती थी, जिसमें वो सिर्फ 3 या 4 लोगों की मदद कर सकती थी एक साल में। जिनवू ये सोचने लगा कि क्या वो उन कुछ स्पेशल लोगों में शामिल हो सकता था, मिस सेलनर की मदद ले सकते थे।
अगर ये सच था तो ये काफी अद्भुत था। जब उसने पूछा कि प्रोसेस कितनी असरदार होती है, तो मिस सेलनर ने बताया कि यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन जब तीनों स्टेजेस कंप्लीट होती हैं तो इंसान की शक्ति 20 से 30% तक बढ़ सकती है। ये सुनकर जिनवू चकित रह गया। अब उसे समझ आया कि क्यों एक पावरफुल हंटर जैसे हैंग डोंग सू अमेरिका शिफ्ट हो गया था बिना पब्लिक ब्लैकलैश की चिंता किए। यह एक ऐसा मौका था जो कोई भी हंटर आसानी से नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अगर मिस सेलनर की शक्तियों की सच्चाई दुनिया के सामने आई तो यह पूरे हंटर और सरकार की दुनिया में अफरा तफरी मचा सकती है। कॉनर ने यह चिंता समझते हुए समझाया कि ब्यूरो ने मिस सेलनर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और उसकी सेवाओं के लिए उसे भारी मुआवजा दिया जाता है। उसके बदले में वो सिर्फ उन्हीं हंटर्स की मदद करती थी जो ब्यूरो सिलेक्ट करता था, और अब वो जिनवू को ये अनोखा मौका देना चाहते हैं। ब्यूरो की उम्मीद थी कि उसकी शक्तियां जिनवू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर एक और भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। जिनवू अब तक उनकी ऑफर को समझने की कोशिश कर रहा था। कॉनर ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वो एक ब्यूरो हंटर बन गया तो उसे सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और वो किसी भी गिल्ड में बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट पा सकेगा। मिस सेलनर ने भी कहा कि उस पर कोई दबाव नहीं है, बस वो बता रही थी कि उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जिनवू अब भी स्केप्टिकल था। उसने यह सोचा कि बिना किसी शर्त के इतना बड़ा ऑफर देना थोड़ा अजीब था, लेकिन कॉनर और सेलनर ने इस बात की पुष्टि की कि यह गुडविल गेस्चर है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सेवा बिना किसी हिडन कंडीशन के। मिस सेलनर ने धीरे से जिनवू का हाथ पकड़ा, एक मधुर मुस्कुराहट के साथ उसे करीब आने को कहा। उसने कहा कि उसकी आंखों में देखो और प्रोसेस का पहला कदम शुरू किया। कॉनर जो सारी चीजें देख रहा था, मन ही मन खुश था। उसे यकीन था कि एक बार जिनवू फर्स्ट स्टेज का एक्सपीरियंस करेगा तो वो बाकी की स्टेजेस के लिए खुद ही आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। जैसे ही मिस सेलनर ने जिनवू की आंखों में देखा, वो अचानक एक अंधकार से घिरी नजर आई। डर के मारे उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक परछाई जो धीरे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब उस परछाई ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो मिस सेलर ने एक तेज चीख मारी और कुर्सी से गिर गई। उसे डर से कांपती देख तुरंत सिक्योरिटी एजेंट ने अपनी बंदूक निकाली और जिनवू पर तान दी। कॉनर ने तुरंत उन्हें चिल्लाकर रोका और कहा कि अगर यह हंटर थॉमस एंड्रेल या ली जोंग होते तो वो अब तक मर चुके होते। एजेंट्स ने तुरंत अपनी बंदूक वापस रख ली और मिस सेलनर की मदद करने लगे। कॉनर मिस सेलनर के पास झुक गया और उसे पहले कि आखिर क्या हुआ कांपती आवाज में उसने बताया। उसने कॉनर को भी हिला दिया। जिनवू एक हंटर नहीं है। कॉनर ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या है? मिस सेलनर ने थोड़ी देर सोचकर धीरे से कहा, वो एक किंग है, लेकिन एक ऐसा किंग जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कॉनर की आंखें बड़ी हो गई। क्या तुम कह रही हो कि वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? मिस सेलर ने सर हिलाकर कहा, नहीं, ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, कुछ और भी है। एक गहरा अंधकार जो मेरे अंदर तक घुस गया है, और बड़ा रहस्य जिनवू की शक्तियों की सीमा नहीं है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में चेयरमैन गो अकेला बैठा था, काफी परेशान। वो रिसेंट इवेंट्स के बारे में सोच रहा था, स्पेशली हंटर मिन बोंग जिऊ की ट्रैजिक मौत जो जेजू आइलैंड रेड के दौरान हुई। मिन बोंग रिटायर हो चुका था, पर उसकी कुर्बानी गो के दिल पर भारी थी। ये सोचकर कि फ्यूचर में और भी हंटर्स की जान जा सकती है, उसका मन और भी बेचैन हो गया। जैसे ही गो अपने ख्यालों में डूबा था, उसका फोन रिंग हुआ। उसकी सोच में एकदम से रुकावट आ गई। जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक अर्जेंट आवाज सुनाई दी। एक बी रैंक गेट एक बिजी रोड के बीच में ओपन हो गया है। गो की आंखों में एकदम से चिंता दिखाई दी। बी रैंक गेट एक नॉर्मल हंटर स्क्वाड के बस की बात नहीं थी। इसे तुरंत हैंडल करना जरूरी था। उसने तुरंत बड़े गिल्ड्स को बुलाने का सोचा, पर फिर उसको याद आया कि हंटर एस रैंक जिन वू का ऑफिस वहीं पास में था।
दूसरी तरफ जिनवू एक भीड़ भरे रोड से गुजर रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। वो अभी भी नॉर्मल सेलनर के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। उसने नोटिस किया था कि वो काफ़ी डरी हुई थी, पर उसके मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि उसने ऐसा क्या देख लिया था जिनवू में। उसके थॉट्स में एकदम से रुकावट तब आई जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी देखते ही उसको प्रेसिडेंट गो का नाम दिखाई दिया, जो कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन था। क्यूरियस होकर जिनवू ने कॉल रिसीव की। गो ने बताया कि बी रैंक गेट एक मेन रोड पे बीच में खुल गया है और मेजर ट्रैफिक डिसरप्शन हो रही है। उसने जिनवू से पूछा कि क्या वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जिनवू थोड़ा हैरान हुआ कि क्या वो बिना परमिशन के इंटरवीन कर सकते हैं, पर गो ने एक हल्का मजाक करते हुए कहा कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते उसके पास परमिशन देने की पावर है। जिनवू ने ये सुनकर मुस्कराया। उसको मजा आया कि गो ने चिल टोन में बात कर रहा था। चेयरमैन का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जिनवू बाहर आया और बिना किसी हेजिटेशन के गेट की तरफ बढ़ने लगा। गेट के पास रिपोर्टर इकट्ठे हो चुके थे। उनके कैमरा फ्लैश कर रहे थे। पुलिस और हंटर एसोसिएशन के एम्प्लॉयज एरिया को कार्डन ऑफ कर रहे थे। जिनवू जैसे ही गेट के पास पहुंचा, एक फीमेल एम्प्लॉय उसके सामने आ गई और रुकने का सिग्नल दिया। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पर जैसे ही उसकी नज़र जिनवू पर गई, उसके चेहरे पर शॉक दिखाई दिया, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि जिनवू एक एस रैंक हंटर है। जिनवू के यहाँ होने का एहसास होते ही एक्साइटमेंट बढ़ गई, लेकिन प्रोटोकॉल एनफोर्स करने की कोशिश करते हुए एम्प्लॉय ने याद दिलाया कि चाहे वो एक एस रैंक हंटर हो, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन और बैकअप के गेट एंटर नहीं कर सकता। जिनवू ने कामली चेयरमैन गोहिन को कॉल किया और एम्प्लॉय को फ़ोन दे दिया। किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकती, उसने कहा। ट्रैम्बलिंग एम्प्लॉय ने चेयरमैन से बात की और छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद उसने जिनवू को जाने की परमिशन दे दी। बिना किसी हेजिटेशन के जिनवू गेट एंटर कर गया। एक पल में नज़रों से गायब हो गया। फीमेल एम्प्लॉय जो फ्रस्ट्रेटेड थी, मजाक मजाक में बोल बैठी कि काश जिनवू गिर जाए या चोट लग जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, भीड़ से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले का काला गेट अब एक चिलिंग लाल रंग का हो चुका था। यह एक रेड गेट था। भीड़ में डर फैल गया। एम्प्लॉय का दिल डूब गया। उसने सोचा कि कहीं उसके बुरे विचारों की वजह से तो ये डिजास्टर नहीं हो गया। रेड गेट का मतलब था कि एग्जिट तब तक नहीं खुलेगा जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो, और जो अंदर फंस गया उसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। अंदर जिनवू को तुरंत शिफ्ट महसूस हुआ। एक भारी ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर था। ये एक ऑर्डिनरी गेट नहीं था। रेड गेट एक ऐसी जगह होती है जहां तकरीबन हर हंटर अपनी मौत का सामना करता है। जिनवू को याद आया कि उसकी माँ ने अभी रिसेंटली उसे क्या कहा था। उसकी अवेकनिंग के बाद माँ समझ गई थी कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। उसने उसके फादर के बारे में बात की, जो एक फायर फाइटर थे और बाद में हंटर बन गए थे। जिनवू की माँ उनसे तब प्यार में पड़ गई थी जब उसने देखा कि वो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। अब उसने जाना कि जिनवू ने भी वही करेज और ड्यूटी इनहेरिट की है। मुझे ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, माँ ने कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू रुकेगा नहीं। जिनवू के मन में माँ की बातें गूंज रही थी, लेकिन अब ये सब सोचने का वक्त नहीं था। अब लड़ने का वक्त था। बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को कमांड देता है। वो तुरंत मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। शैडो किसी वेल ऑयल्ड मशीन की तरह लड़ रहे थे। हर एक जानवर को एक एक करके चीर रहे थे। एक हंटर के लिए सिर्फ शिकार करना काफ़ी नहीं होता। हंटर और शिकार के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है। अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो हंटर खुद शिकार बन सकता है। जिनवू जानता था कि वो रुक नहीं सकता। उसने बैटलफील्ड को देखा, पहले वेव मॉन्स्टर को खत्म किया, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। बॉस का आना। अचानक गेट का बॉस सामने आया। उसके साथ उसके एलीट गार्ड्स भी थे। उसका प्रेजेंस ही इतना पावरफुल था कि बैटलफील्ड में एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगा।
बॉस ने बैटलफील्ड को देखा। एक अकेला आदमी उसके पूरे आर्मी को खत्म कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही उसने अपनी बची कुची सेना को बुलाया, उसके सामने सिर्फ सन्नाटा था। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जिनवू ने धीरे से एक स्मक दिया। छोटे, ये तो मजाक लगता है। उसने अपने शैडोज को सिग्नल दिया और एक पल में जमीन से उनकी डार्क फॉर्म्स उठ गई। अब असली शिकार शुरू होने वाला था। जिनवू के पावरफुल शैडो सोल्जर हर तरफ मॉन्स्टर को छुपके से घेर रहे थे और जैसे ही कमांड मिला, एक एक करके अंधकार में खुल जाने लगे। मॉन्स्टर के चीखने की आवाजें बैटलफील्ड में गूंज गई। एक एक करके सब खत्म होते गए, लेकिन बॉस ने अपनी असली छुपी ताकत जगाई। फाइनल बैटल। बॉस ने अपने हाथ उठाया और जमीन हिल गई। पहले जो पेड़ थे अब मॉन्स्टर सोल्जर में बदल रहे थे। जिनवू ने देखा कि नए मॉन्स्टर आ रहे हैं, लेकिन बू ने बिना एक सेकेंड वेस्ट किए उनका काम तमाम कर दिया। बैटल और इंटेंस होती गई। टैंक, जिनवू का मोस्ट पावरफुल शैडो बीस्ट, दो जायंट सेंटोर मॉन्स्टर से भिड़ गया और उन्हें एक ही झटके में चीर दिया। बॉस ये सब देखकर शॉक में था। वो चीख रहा था, लेकिन उसके साथ लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं था। जिनवू ने कमांड दिया और अटैक हुआ। बू और इग्रिस दोनों ने बॉस को एक एक अंग चीर डाला। टस ने हिम ऑफ जाइंट एक्टिवेट किया और अपने जाइंट फॉर्म में बॉस को जमीन में दफन कर दिया। जिनवू ने बॉस की आंखों में देखा। उसकी हार तय थी, लेकिन जिनवू सिर्फ मारने के लिए नहीं आया था, वो सच जानने आया था। सिस्टम की रुकावट। बॉस कुछ कह नहीं पा रहा था। जिनवू को शक होने लगा कि सिस्टम फिर से उसे रोक रहा है। कोई बात नहीं, उसने पूछा, मैं सच्चाई खुद ढूंढ लूंगा। फिर उसने अपनी इन्वेंट्री से एक की निकाली। ये की एक कर्स्ड रैंडम बॉक्स से आई थी, जो उसे डीमन मोनार्क किंग बोरिन को हराने के बाद मिली थी। उस वक्त उसे इसका यूज नहीं पता था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो रहा था। कार्टन टेम्पल, एक नाम जो जिनवू के दिमाग में एकदम से चमक उठा। वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। डबल डंजन, स्टोन स्टैचूज। वही टेम्पल जहां जिनवू ने पहली बार एक हंटर के तौर पर अपना असली फेस देखा था, और अब सिस्टम उसे वापस बुला रहा था। अगर यही रास्ता है जो मेरे लिए तय किया गया है, तो रुको, मैं आ रहा हूं। गाइज, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।